जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में खुशखबरी के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी अपडेट है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। वो ये है कि गाइज अगर आप किसी अपने जानने वाले में जानते हैं कि उसने ये फॉर्म भरा है बट जो उसने फॉर्म में फ़ोटो अपलोड किया है उसके ऊपर उसने डेट नहीं लिखी, तो गाइज उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और पहले क्या था कि पहले इसमें आपको फॉर्म के अंदर करेक्शन करने का कोई भी टाइम नहीं दिया था, बट अभी यहाँ पर जब इतने सारे कैंडिडेट सेम गलती कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ है इसने आपको करेक्शन का टाइम दे दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो कैंडिडेट अपना फॉर्म भर चुके, चाहे उसने फॉर्म के अंदर गलती किया है या फिर कुछ भी किया है और उसने फ़ी पेमेंट भी किया है, तो गाइज वो अब अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकता है 21 मई 2026 से लेकर के 23 मई 2026, यानी कि 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 22 23 3 दिन आपके पास रहेंगे फॉर्म के अंदर करेक्शन करने के। तो अगर आप अपना फॉर्म भर चुके हैं और आपने फॉर्म में जो फोटो अपलोड किया था उसके ऊपर डेट नहीं लिखी, तो गाइज अब आप उसको इस समय के अंदर करेक्ट कर सकते हैं, आपको नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही राहत वाली न्यूज़ है, राहत वाला अपडेट है। और गाइज इस वीडियो के अंदर आपको बताया भी जाएगा कि ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फोटो के ऊपर डेट लिखनी है, ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही बोला गया है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसी नोटिफिकेशन पर पेज नंबर 25 पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको ये बोला है कि दी फोटोग्राफ should not be more than 3 months old and date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without such date printed on the photograph will be rejected। यानी कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उस फोटो के ऊपर आपको डेट लिखना जरूरी है और वो जो फोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि जो आप उसके ऊपर डेट लिखेंगे तो वो 3 महीने से पुरानी डेट आपको नहीं लिखनी है, भले ही आपका फोटो से ज़्यादा पुराना हो, बट डेट आपको पिछले 3 महीने के अंदर कोई भी डाल देनी है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन आप फॉर्म भरे वही वाली डेट डाल देना। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी कहा दिया है कि अगर आपके फोटो के ऊपर डेट नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए गाइज यहाँ पर अब बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर चुके थे, अब उनके लिए अच्छी खबर है कि वो अपना फॉर्म 21 मई से लेकर के 23 मई 2026 तक करेक्ट कर पाएंगे। जो उसमें फोटो दोबारा अपलोड करेंगे उसके ऊपर डेट लिख करके अपलोड कर देना। आगे इस वीडियो के अंदर जहाँ पर फोटो अपलोड करना होता है वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फोटो के ऊपर डेट लिखनी है, अगर आप ये फॉर्म चाहे मोबाइल से भर रहे हैं चाहे कंप्यूटर से। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके लिए गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कर लेना। ओपन करना जरूरी है। आपको जानने को मिलेगा कि 9195 पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है एंड इसके फॉर्म आप लोग 19 मई 2026 तक भर पाएंगे। और लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या नहीं इसके बारे में अभी तक ऐसा कोई अपडेट है नहीं। आज यहाँ पर 14 मई के अंदर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट आया नहीं। तो जितना जल्दी हो सके बस आपको अप्लाई कर लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि डेट बढ़ेगी तभी भरूंगा। अगर आप एलिजिबल है और फॉर्म भरना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए। फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। बट गाइज ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि आपको 47 रुपीज़ अलग से पोर्टल चार्ज रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि जनरल ओबीसी को 147 रुपये पे करने होंगे और SC ST को 47 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके बाद गाइज जानेंगे कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर माली, फिर आपका जो बार्बर है, बार्बर को छोड़ दीजिए, जो आपका सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है। इसके अलावा ये जो बाकी के ट्रेड है वो ट्रेड है जिन पर आपको काम सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहे तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा। बट ये जो मैंने अभी ट्रेड यहाँ पर नाम लिए है जिनके, ये वो ट्रेड है अगर आप अभी इन पर अप्लाई कर देते हैं और आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई काम आता भी नहीं है और आप अगर उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर आराम से सीख जाएंगे। सफाई कर्मचारी का तो 1 महीना भी नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में सीख जाएंगे। वाशरमैन में भी कोई इतना हार्ड काम नहीं होता, वाटर कैरियर में भी कोई काम इतना हार्ड नहीं होता। तो ये वो ट्रेड है जिन पर आप सिंपल 10वीं से अप्लाई करके काम सीख करके अपना ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं और वो पास भी कर लेंगे। बाकी जो ट्रेड है उन पर ज़्यादा ही जो काम है वो आपको आना चाहिए पहले से ही, या फिर अगर आप उसी फील्ड में है तो फिर अच्छी बात है, फॉर्म भर सकते हैं आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप ये सभी इन्फॉर्मेशन जब जान ले और आप इसमें अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो गाइज अब आपके पास ये अच्छा मौका है, आराम से अपना फॉर्म भरिए बाकी कैंडिडेट की गलतियों से सीख करके। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है।
इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और गाइज अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आप यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालिए और फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पर पहले जो नंबर के ऊपर ओटीपी मिला है वो ओटीपी डालिए और फिर जो ईमेल के ऊपर ओटीपी आया है आप जब ईमेल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर ओटीपी देखने को मिल जाएगा। अगर लेट हो गया है, ओटीपी आपको तुरंत नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर जो आपका स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक कर लेना है। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है जब वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी आपका 100% आएगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है अगर आपको तुरंत ओटीपी ना आए। और अगर आपको तुरंत ओटीपी आ जाए तो आप यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से और फिर वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप अप्लाई हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो एंटर करेंगे। इसमें आपको बताना है कि आप आपकी आईडी कौन सी आईडी से वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, तो जिस भी माध्यम से कराना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। और जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो फिर आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर उसी आईडी का नंबर डालना है। फिर आता है नेम ऑन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपकी आईडी है उसके ऊपर आपका नाम क्या है वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आप आइए और जो आपका ईयर है बर्थ का पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से डे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको आपकी नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपका जो भी है वो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे जलने का निशान हो, चाहे कटने का, या फिर कोई बर्थ मार्क, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, विडोवर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है डोमिसाइल डिटेल, आपसे पूछा कि क्या आपके पास डोमिसाइल है या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी प्रमाण पत्र है, तो ये आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल आता है पहले ही कि क्या आप अपने मूल राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है अभी भी वहीं रह रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। फिर आता है स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ कि निवास प्रमाण पत्र किस तरह का होता है, तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आप सही तरीके से बिना किसी गलती के अपनी इन्फॉर्मेशन भर सके। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही आपका निवास प्रमाण पत्र का नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो नंबर मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आती है कैटेगरी रिजर्वेशन, तो उसके पहले आपको यहाँ पर बताना है कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी है वो रिलीजन आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा देता हूँ। ये कास्ट सर्टिफिकेट है गाइज, ये तो है यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, बट गाइज आपके पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक सेंट्रल स्टेट के द्वारा जारी हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो जो आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो नंबर फिल करना है वो कहाँ पर मेंशन होता है मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा
जाए। और इसमें आप देख सकते हैं ये सेंट्रल का है, इसमें यहाँ पर आवेदन क्रमांक के नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा है। तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डाल देंगे। अब आता है कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट ने इसको जारी किया है। तो जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो आपका जिस भी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कलेक्टर, इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है। अभी ये आप देख सकते हैं मेरे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है और इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है वो पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, तो आप यहाँ पर देखेंगे जारी दिनांक। तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ये 3 साल से पुराना नहीं चलते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट देना है जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना न हो। तो आप यहाँ पर आएंगे और जो डेट आपको यहाँ पर दी गई है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है आपका अदर रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पर पूछा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप फ्रेशर है तो आप डायरेक्ट एंट्री डी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे कि आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो ही रखेंगे या फिर ये ऑटोमेटिकली नो ही रहेगा अगर आप यहाँ पर डी में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डी सेलेक्ट करते हैं। अब सवाल पूछेगी कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यानी कि कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आप 1984 दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस करने पर आपको बताना है उसका विवरण, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पोस्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर, उसमें से कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर माली सेलेक्ट कर लिया। अब आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आती है। तो पहले आप आपका परमानेंट एड्रेस भरेंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से डेमो लिख देता हूँ, बट आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भर देंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी अपनी, वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। आपका जो विलेज है या फिर सिटी है तो उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एंड देन आपका तहसील का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो गाइज आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देना है। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन टाइप में आप सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट। तो आपका जो स्टेट है वो कौन सा है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश में आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है। जैसे कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, अदर बोर्ड है, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, स्टेट बोर्ड है और स्टेट टेक्निकल बोर्ड है। गाइज अगर आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बट यहाँ पर यूपी बोर्ड नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूपी बोर्ड माना जाएगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिहार यहाँ पर सेलेक्ट करके बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर बोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो बिहार बोर्ड है वो माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो मैंने उत्तर प्रदेश से की है और मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड से मैंने अपनी 10वीं की है। अब आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भर देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, आपका पासिंग ईयर, आपका स्टेट जहाँ से की है और फिर आपका बोर्ड। अगर आपने डायरेक्टली इसके बाद में कोई डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा की जानकारी भर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको फिल करके दिखाई है। और गाइज
गाइज़ अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर इसके बाद ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो ITI का सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आपका 1 ईयर का कंप्लीट हुआ तो आप पहले ईयर का जो सर्टिफिकेट मिला है या मार्कशीट मिली है उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज़ आपको यहाँ पर बताना है आपकी स्टेट कहाँ से की है, तो चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है, अगर इसमें है तो अच्छी बात, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर गाइज़ आप यहाँ पर नीचे ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी इस तरह से ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है आपकी यहाँ पर अगेन पोस्ट की इन्फॉर्मेशन, तो सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आप आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर माली है, इस पर आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। वाटर कैरियर की पोस्ट पर भी सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन की जो पोस्ट है इस पर भी आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। और सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर भी आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ITI का सर्टिफिकेट नहीं होता है। बस हाँ, आपके पास जहाँ से आपने काम किया है वो काम की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आपसे वो काम करा करके देखा जाएगा जो कि उस वाली पोस्ट पर या फिर उस वाले ट्रेड में आता हो। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास 10वीं है। और आपको यहाँ पर यस करने पर जो 10वीं की डिटेल है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यूपी बोर्ड। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, रोल नंबर जो भी था आपका वो रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा और जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और फिर उसके बाद में टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर है कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जोन से भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है, यानी कि अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है आई हैव, तो मैंने यहाँ पर आई हैव नॉलेज ऑफ दी रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो आपको इस तरह से लिख देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर ये बताने का ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ जो आपने यहाँ पर ट्रेड में यस किया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने यस तो कर दिया और फिर आपको डिटेल में बता देना है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसकी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, मैं उससे संबंधित सारे काम जानता हूँ जो भी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे ऑप्शनल में ऑप्शन है, अगर आप जो आपकी पायनियर की वैकेंसी है जिसमें कि मेसन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इस पर भी अप्लाई करना चाहते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो में आप आपका फोटो अपलोड कर देंगे। पहले जान ले कि फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में हो, सिग्नेचर का साइज 50 से 100, अदर सर्टिफिकेट का साइज भी आपका यहाँ पर 100 KB से 500 KB रखा है। अब क्या करेंगे, पहले आप फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका सिग्नेचर, उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। फिर अगर आप ITI भी किए हो तो ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, या फिर जो भी ITI से जुड़ा हुआ आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैंने ITI की जानकारी भरी है इसलिए मेरे सामने ITI सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आइए और फिर यहाँ पर टुडे डेट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप पहले इसमें लिख देंगे उस स्टेट उस सिटी का नाम जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके गाँव का नाम नहीं लिखना है आपको, बल्कि अपने सिटी का नाम लिखना है। तो जो भी आपकी सिटी है वो सिटी आप यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद सेंटर प्रेफरेंस में किस लोकेशन पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इन्हीं लोकेशन पर आपके एग्जाम होंगे और आपके फिजिकल होंगे, तो आपको लोकेशन इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेनी है। फिर फीस का अमाउंट आएगा। वैसे SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है, बट यहाँ पर 47.20 यानी कि 20 पैसे ये आपसे पोर्टल चार्ज के रूप में एक लॉलीपॉप लिया जा रहा है। ये लॉलीपॉप आप इनको दे रहे हैं, चलिए लॉलीपॉप समझ करके दे दीजिए। वैसे तो बोला है कि फीस नहीं मांगी है। बहुत सारे फॉर्म मैंने देखे कि अगर ये बोल दिया जाता है कि फीस नहीं चाहिए तो वो बिल्कुल फीस नहीं चाहिए। वो इस तरह का लॉलीपॉप आपसे नहीं लेते कि पोर्टल चार्ज के रूप में हमें 47 रुपीज़ दे दीजिए। तो ये इनका एक तरीका है आपसे लॉलीपॉप लेने का, जो कि ये ले रहे हैं और आप दे भी रहे हैं। देना पड़ेगा क्योंकि आपको भी फॉर्म भरना है। और अगर आप SC ST है तो फिर 47 रुपीज़ का ये लॉलीपॉप देना पड़ेगा आपको, और अगर आप जनरल OBC है तो फिर आपको एक्स्ट्रा 47 रुपीज़ का ये लॉलीपॉप देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर टिक करके
पे नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस, कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई यानी कि जिस माध्यम का इनमें से इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। आप यहाँ पर जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना ये क्यूआर कोड स्कैन करके फीस पे कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाए तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। प्रिंट आउट लेने में कोई इशू हो जाए तो आप अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना और फिर यहाँ से गाइज आपको इसमें क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर आप आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो भी देख सकते हैं और यहाँ से आप इसका अगर फी पेमेंट नहीं कर पाए तो पे भी कर सकते हैं अगेन और अपना फॉर्म का प्रिंट भी फाइनल यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। मैंने ये चीज़ें पहले से अपलोड कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको यहाँ पर पहले तो ये जान लेना है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज भी 50 से 100 KB के बीच में एंड जो अदर सर्टिफिकेट उनका साइज 100 KB से 500 KB के बीच में रखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गाइज, जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आप यहाँ पर सिंपल फोटो अपलोड नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया और अब मैं अगेन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपको फोटो अपलोड करना है उस फोटो के ऊपर गाइज आपकी डेट भी लिखी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं इसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ। आप देख सकते हैं पेज नंबर 25 है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और आपको यहाँ पर इसमें जो फोटो अपलोड करने को बोला है उसके संबंध में इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। आपको बोला है कि दी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दी स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि आप जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। साथ ही एक लाइन है कि दी फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड एंड डेट ऑन विच दी फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ। एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यानी कि गाइज जो आपका फोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और साथ ही आपके फोटो के ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपने इस फोटो को किस डेट में लिया है। साथ ही आपको ये भी कह दिया है कि एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड, यानी कि जिन एप्लीकेशंस में जो फोटो अपलोड होगा और उसके ऊपर अगर डेट न हुई कि कौन सी डेट में फोटो को प्रिंट किया है या फिर लिया है तो गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने ये लाइन बिल्कुल सही सुनी। तो ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट मुझे लगता है कि कैंडिडेट कर भी चुके होंगे और अगर आप कर चुके हैं तो गाइज अभी आपको एडिट करने का भी कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। आप सीआरपीएफ को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर उनके हेडक्वार्टर पर जा सकते तो वहाँ पर जाइए ताकि उनको इस संबंध में मालूम हो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हज़ारों की संख्या में जिन्होंने ये गलती कर दी है, ताकि जो सीआरपीएफ है आपको दूसरा मौका दे आपके फॉर्म को करेक्शन करने का। क्योंकि करेक्शन करने के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं बोला है इन्होंने, ना ही नोटिफिकेशन के अंदर कहा है कि हम करेक्शन कराएंगे फॉर्म फिल होने के बाद में। तो अगर आपकी बहुत सारी गलती हो चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट ने कर दी है, तो मे भी आपको मौका मिल जाए आपके फॉर्म को करेक्ट करने का, जिसमें कि फिर आप आपका फोटो चेंज कर सकते हैं। अब ये फोटो के ऊपर डेट आपको कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरे या कंप्यूटर से, आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है फोटो एडिटर। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर एक वेबसाइट देखेंगे, आई लव इमेज फ्री ऑनलाइन फोटो एडिटर। आप इसको ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना और जो भी फोटो आप अपलोड करने वाले हैं वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर इस तरह का एक ये देखेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, डीओपी का मतलब होता है डेट ऑन फोटो। और फिर जिस भी डेट में आप फॉर्म को भर रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। बस वो जो डेट है वो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसको जिस कलर में करना चाहे वो कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आपको इसको साइज में कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इस तरह से बस आपको इस पर डेट लिख देनी है, चाहे डेट आपकी कहीं पर भी लिखी हुई हो, बस डेट लिखी होनी चाहिए, नहीं तो गाइज इशू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है एंड आप यहाँ पर इसको सेव के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेव कर लेंगे। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इस तरह से या डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इस फाइल को अपलोड कर देंगे। इस फाइल को अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक टू अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपने फाइल रखी है वो फाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप फॉर्म कंप्यूटर से भर रहे हैं तो गाइज आपको कैसे फोटो को एडिट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। आपको फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर एडिट विद पेंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो भी आपका फ़ोटो है उसमें आपको इस तरह से ऊपर की तरफ स्पेस कर लेना है। ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और फिर स्पेस करने के बाद में आप यहाँ पर, चलिए मैं पहले इसको रिमूव करके आपको नए सिरे से दिखाता हूँ। मैं इस तरह से यहाँ पर इस डेट को हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। जो भी आपका फ़ोटो आपने लिया है जिसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में हो, आपको उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको
ए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको लिखना है DOP और उसके बाद ये इस तरह से, फिर आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना और आपको बस यहाँ पर इसको इस तरह से कर देना है ताकि ये इसमें आ जाए। ये आ गया फ़ोटो और उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। कलर चाहे कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आप इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब वो जो आपकी डेट है, चाहे वो फ़ोटो के ऊपर हो या फिर फ़ोटो के नीचे हो, जैसे कि मैंने आपको लिख करके दिखाई है, बस आपको ध्यान रखना कि फ़ोटो के ऊपर डेट होनी ज़रूरी है। अब गाइज़ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आपके सामने आ सकती है कि जब आप फ़ोटो अपलोड करें और आपको जानने को मिले कि मेरे फ़ोटो का साइज़ कम हो गया है, 50 KB से कम या फिर 100 KB से ज़्यादा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर सर्च करना। अगर आपके फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा हुआ है तो आपको सर्च करना है डिक्रीज़ इमेज साइज़ या रिड्यूस इमेज साइज़, और अगर ज़्यादा कम हुआ है तो आपको लिखना है इंक्रीज़ इमेज साइज़। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे फ़ोटो का साइज़ कम हुआ है और मुझे ज़्यादा करना है या ज़्यादा हुआ है मुझे कम करना है। तो जैसे कि मुझे कम करना है तो मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल के अंदर डिक्रीज़ इमेज साइज़, और फिर आपको रिड्यूस इमेज साइज़, ये PI7 टूल के नाम से वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फिर सेलेक्ट इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको कम करनी है। मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, ओपन किया। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको चलिए 80 KB कर लेता हूँ और उसके बाद मैं रिड्यूस साइज़ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइज़ आपकी ये फाइल का जो साइज़ है, आपने जो साइज़ बनाया है उसमें आ जाएगा। फिर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर क्लिक टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो साइज़ आपने अभी कम किया है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपको सेम तरीके से अपलोड करना है, जहाँ पर भी फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे, 10वीं का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और फिर ITI का सर्टिफिकेट। अगर आप ITI की जानकारी भरे तो ही आपको ये देना है, नहीं तो ये देना कंपलसरी नहीं है। और हाई स्कूल सर्टिफिकेट में अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है और आप उसको एक ही करके अपलोड करना चाहे तो वो भी आप PDF के फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर आपको इमेज को मर्ज कर लेना है। कैसे, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको लिखना है मर्ज इमेज या फिर मर्ज PDF। तो आप मर्ज PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको PDF फाइल ऑनलाइन सेलेक्ट PDF फाइल, जो PDF को आपको मर्ज करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इमेज टू PDF सर्च करना है। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, सेलेक्ट इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपके 2-3 इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है, फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज़ यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर पहले इसमें डालेंगे कौन सी जगह से आपने फॉर्म को भरा है, आपको आपकी सिटी का नाम देना है। सेंटर प्रेफरेंस में आप यहाँ पर एक अपना चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इस लोकेशन पर अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फ़ीस का अमाउंट आएगा। SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बस उनके सामने यहाँ पर 47.20 यानी कि 20 पैसे 47 रुपीज़ ये अमाउंट पे करना होगा पोर्टल चार्ज के रूप में। आप पेमेंट गेटवे देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और पे नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप आपकी फ़ीस पे कर देंगे किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके और वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी, तो गाइज़ आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर फाइनल प्रिंट आउट अभी नहीं लिया जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आपकी फॉर्म की डेट भी निकल गई तब भी आप इसको बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड अगर कोई इशू आ रहा हो प्रिंट करने में तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेमेंट करने के बाद में कैसे प्रिंट लेना है उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो ये थी गाइज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। आई होप अब किसी से भी कोई भी गलती नहीं होगी इस फॉर्म को भरने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।